चलिए अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट इज लाइक NaCl, MgCl2, CaSO4, ये सब क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट का मतलब होता है जो न्यूट्रल। अब किसी कंपाउंड के न्यूट्रल होने को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो लाइक NaCl, अगर NaCl में Na पे देखो 1 चार्ज है तो Cl में कितना है? -1, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है कंपाउंड में उतना ही नेगेटिव चार्ज है। Mg में देखो तो Mg+2 है और यहाँ पे 2 Cl है तो 2 Cl पे नेगेटिव चार्ज टोटल कितना हो जाएगा? 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, यानी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ये क्या है? सॉल्ट है, यानी न्यूट्रल है ना, तो इनमें पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट हो रहा है ना, CaSO4, Ca+2 SO4 -2, तो सब पे चार्ज क्या है? इक्वल है। AlCl Al+3 और 3Cl माइनस, तो एक Cl पे माइनस चार्ज होता है इसलिए 3 Cl है। 3 Cl मिला के टोटल नेगेटिव चार्ज कितना दे रहा है? 3 माइनस, और पॉजिटिव कितना है? 3 प्लस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल है, इसलिए ये सब क्या है? ये सब सॉल्ट है, यानी न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्ट, इस टाइप के सॉल्ट्स की हमें क्या निकालना है? हमें एन फैक्टर निकालना है। तो सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे? चार्ज ऑन आइदर, तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। या फिर तुम इसको ऐसे भी ना लिख के सीधा सीधा एक ही चीज में देख लो कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों पे चार्ज तो इक्वली आने वाला है, तो हमें क्या रखना है? हमें सिर्फ वैल्यू रखना है, प्लस माइनस रखना नहीं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे लिख लो ओनली वैल्यू नॉट चार्ज। तो जैसे मैं बात करूं NaCl, मैं बात करूं MgCl, मैं बात करूं AlCl3 की, मैं बात करूं Na2SO4 की, अपन बात कर लें CaSO4 की, यानी किसी भी टाइप के कंपाउंड की अगर बात करें और इनके एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? सोडियम +1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, क्लोरीन -1 होता है, लेकिन 2 क्लोरीन है इसलिए यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? -2। तो क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, हम -1 ही इंडिकेट करेंगे क्योंकि हम चार्ज वैलेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते, हम वहाँ पे -2 नहीं लिख सकते क्योंकि Cl पे तो चार्ज -1 ही होता है, लेकिन 2 Cl है इसलिए कितना हो जाएगा? -2 +3, 3 Cl है -3 हो जाएगा। 2 सोडियम है, सोडियम +1 -2, 2 सोडियम हो गए तो +2 हो जाएगा, +2 -2। तो ये सब क्या है? ये सब आपके क्या हो गए? सॉल्ट। तो अब देखो जो भी प्लस वाली वैल्यू है वो लिखते चले जाओ। इसमें कितनी है? 1, इसमें कितनी है? 2, इसमें कितनी है? 3, इसमें कितनी है? 1, इसमें कितनी है? ये बन गए इनके एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कंपाउंड, यानी कंपाउंड पे जो पॉजिटिव चार्ज है आप उसके नंबर को मेंशन कर दो, आपका एन फैक्टर निकल आएगा सॉल्ट्स का। ठीक है, तो ये था सॉल्ट्स के केस में, यानी आपने सॉल्ट का एन फैक्टर निकाला। अब हम बात करें एन फैक्टर फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बात करो, एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो एन फैक्टर फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के लिए हम कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी, यानी एलिमेंट की जो भी वैलेंसी होती है हम उससे उसके एन फैक्टर को डिफाइन करते हैं। तो एन फैक्टर Na पे चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी होती है 1, पोटेशियम की भी 1, Mg की वैलेंसी 2, Al की 3, कार्बन की 4, Si की 4, सल्फर की 2, ऑक्सीजन की 2। तो ये होगा इनके एन फैक्टर, यानी एलिमेंट्स की जो भी वैलेंसी होती है वही उनका क्या होता है? एन फैक्टर होता है।
तो वैलेंसी एक्चुअल में जब मैं आपको अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो मैं एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा। वैसे आप लोगों ने वैलेंसी पढ़ा होगा 10th वगैरह में कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो ये चीज है एलिमेंट्स के केस में, यानी एलिमेंट्स के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी उतनी है, सॉरी वैलेंसी जिसकी जितनी वैलेंसी है। देखो Na+1 चार्ज कंटेन करता है, तो +1 मतलब उसकी वैलेंसी +1 है, तो हम चार्ज तो लेते नहीं, हम सिर्फ वैल्यू लेते तो 1 ले लिया। पोटेशियम भी +1 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है तो हमने 2 ले लिया, एल्यूमिनियम +3 होता है हमने 3 ले लिया, कार्बन +-4 होता है हमने 4 ले लिया, सिलिकॉन +-4 होता है हमने 4 ले लिया, सल्फर -2 होता है हमने 2 ले लिया, ऑक्सीजन -2 होता है हमने 2 ले लिया। हमें यानी माइनस प्लस नहीं लेना, हमें सिर्फ वैल्यू लेनी थी। तो ये था n फैक्टर फॉर एलिमेंट्स, यानी आप ऐसे एलिमेंट्स के n फैक्टर निकाल लेते हो। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं n फैक्टर फॉर आयंस। आयंस के केस में क्या होता है, चार्ज ऑन, यानी उस पर जितना चार्ज होगा उतना ही उसका, तो जैसे मैं लिखूं Na+, NH4+, SO4-2, S-2, Cr2O7-2, ठीक है, Al+3, ये हमने ले लिया। तो अब देखो जिस पे जितना चार्ज है, इस पे +1 है तो इसका n फैक्टर 1, इस पे +1 है तो इसका n फैक्टर 1, SO4-2 है तो इसका n फैक्टर 2, S-2 है तो इसका n फैक्टर 2, Cr2O7-2 है तो इसका n फैक्टर 2, Al+3 है तो इसका n फैक्टर 3, यानी जो भी चार्ज की वैल्यू है वही उनका n फैक्टर बन जाता है। तो ऐसे हम निकालते हैं n फैक्टर फॉर एसिड्स, फॉर बेस, फॉर सॉल्ट, फॉर एलिमेंट्स, फॉर आयंस, ठीक। तो ऐसे हम उनके n फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। n फैक्टर कैलकुलेट करना तुमने सीख लिया। अब अपन चलते हैं, एक बार मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में पीरियोडिक टेबल एक बार इंडिकेट करा देता हूँ, वहां पे सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी दिखा देता हूँ। देखो वैलेंसी क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें यूज तो होने ही वाला है। तो वैलेंसी क्या होता है, पहले ये देखो, शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, डिटेल में आगे बताऊंगा। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट खुद से कितने एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकता है, ये आपकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। जैसे सपोज करो कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना पाता है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है ना, CH4। तो कार्बन आप लोगों ने सुना है ना कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, नहीं कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, ये एक्चुअल में उसकी वैलेंसी होती है। तो देखो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में इसको शॉर्ट फॉर्म में वैल्यूज दिखा देता। एक हाइड्रोजन वाली लाइन है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन है BeMg, फिर आपका D ब्लॉक आ रहा होगा, D ब्लॉक को आप लोग साइड में रखो, F ब्लॉक को भी साइड में रखो। D ब्लॉक और F ब्लॉक से हमें कोई लेना देना नहीं है, भी हम सिर्फ S ब्लॉक और B ब्लॉक की वैलेंसी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप, यहाँ पे होगा फिर BAl Ga C Ge N तो देखो ये आपके पीरियोडिक टेबल कुछ इस फॉर्म से होगा। तो ये है S ब्लॉक, ये है P ब्लॉक। जनरली हम वैलेंसी S ब्लॉक और P ब्लॉक के लिए देखते हैं। तो देखो ऊपर से नीचे तक सेम ही रहती है, तो इस पूरे ग्रुप में होती है +1, इस पूरे ग्रुप में होती है, यानी ऊपर से नीचे तक सारे एलिमेंट्स की होती है +2, इस पूरे ग्रुप की होती है +3, यानी B से लेके सारे एलिमेंट तक इसकी होती है +-4, यानी +4 भी हो सकती है इन एलिमेंट्स की और -4 भी हो सकती है। इसकी होती है -3, इसकी होती है -2, इसकी होती है -1 और नोबल गैस की होती है 0। तो ये होती है वैलेंसी, यानी पूरे एलिमेंट्स की होगी। अगर नाइट्रोजन की -3 है तो फास्फोरस की भी -3, उसके नीचे आर्सेनिक की भी -3, ऑक्सीजन की -2 है तो सल्फर की -2 है, ठीक है, सबकी होगी पूरे ग्रुप में। तो ये चीज याद रखना, पीरियोडिक टेबल को इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये वैल्यूज याद रखना और ये एलिमेंट्स को याद रखना। एक बार पीरियोडिक टेबल आप लोग ऑब्जर्व कर लेना और इन वैल्यूज को लिख लेना। तो ये होती है वैलेंसी। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे मैं भी लिख रहा था कि सोडियम पे +1 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, मैं यहीं से निकाल रहा था। एल्यूमिनियम पे +3 होता है, Si पे +4 होता है,
ऑक्सीजन सल्फर पे -2 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो ये यहीं से डिफाइन होता है। इसको बना लो और इन वैल्यूज को याद रखना। कैसे याद रखना है? 1 2 3 4, 3 2 1, 1 2 3 4 आपका सेंटर है, फिर 3 2 1। बस इधर से जब जाओगे तो प्लस, उधर जब जाओगे तो माइनस, यानी 4 वाली वैल्यू जो है वो प्लस माइनस दोनों कंटेन करती है। यानी कार्बन जो आपका होता है वो +4 वैलेंसी भी कंटेन कर सकता है और -4 भी कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई वैलेंसी की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, HNO3, S3PO4, मैग्नीशियम, कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, NaCl, MgCl2, MgSO4, इन सब के हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। SO4 -2, Cl -1, सल्फर -2, ठीक है, SiOH होल 4, MgOH होल ट्वाइस। यानी इतने टाइप के कंपाउंड्स आपके सामने दिए गए हैं, आपको इन सब का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। तो हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं H2SO4 की। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे 98 आएगा, n फैक्टर 2 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49 ग्राम। यानी इसका इक्विवेलेंट वेट अगर मैं तुमसे बोलूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 तो कितना होगा? 49 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। H2SO4 में H कितना है? 2, तो n फैक्टर कितना हो गया? 2। HNO3 इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63, n फैक्टर होता है 1 क्योंकि H एक ही है, तो इसका हो जाता है 63 ग्राम। यानी जहां पे n फैक्टर 1 होगा वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते, जहां जो मॉलिक्यूलर मास है वही उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। H3PO4 अगर मैं बात करूं H3PO4 की, तो मास कैलकुलेट करें तो इसका मास भी 98 ग्राम होता है और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 98/3 यानी 3 3 जा 9, 3 2 जा 8, 3 2 जा 6, ठीक है, 32.6 ग्राम। इसका कितना आ जाएगा? 32.6 ग्राम। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? mg। mg का अब मॉलिक्यूलर वेट तो नहीं होता है, mg का एटॉमिक वेट होता है, तो फॉर्मूले को तुम चेंज करके ये भी लिख सकते हो एटॉमिक वेट आल्सो, ठीक है, ऐसा ही नहीं कि मॉलिक्यूलर वेट। तो mg कितना होता है? 24। वैलेंसी इसमें कितनी होती है? +2, तो डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 12 ग्राम। कार्बन का मास कितना होता है? 12, वैलेंसी 4, 3 ग्राम। एल और फिर सल्फर 32, 2, 16 ग्राम, ठीक है। बात की जाए अब, जैसे अब मैं बात की सॉल्ट है, तो इसमें क्या करोगे? जैसे मैं एक का निकाल देता, तो मैं किसका निकाल देता? NaCl का। तो देखो यहाँ पे हमने निकाले इक्विवेलेंट वेट H2SO4 HNO3, और मैं कुछ निकाल के आपको बताऊंगा, कुछ आपको बाद में खुद से निकालने हैं। जैसे मैं निकालूं NaCl का, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 58.5। n फैक्टर कितना है? 1, क्योंकि Na पे भी +1 है, Cl पे भी -1 है, दोनों में से हमें पॉजिटिव वाला चार्ज रखना है, तो 1, तो इसका मतलब 58.5 ग्राम ही इसका क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट। जैसे मैं निकालूं SO4 -2 में, तो SO4 का वेट कितना हो गया? सल्फर 32 प्लस 64 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 96 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 48 ग्राम। अब जैसे मैं निकालूं MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? बेस है,
तो इसमें OH के नंबर कितने हैं 2, Mg कितना होता है 24 प्लस 2 ऑक्सीजन 32 प्लस 2 डिवाइड बाय 26 58 बाय 2 तो कितना हो जाएगा 29 ग्राम। तो ये आपके क्या आ गए, ये सब आपके आ गए इक्विवेलेंट वेट। यानी इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में n फैक्टर का डिवाइड कर। तो आप ऐसे इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकाल सकते हो। तो आज अपन ने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा है, ठीक है। कुछ और प्रैक्टिस करो इक्विवेलेंट वेट की, जो बचे हुए उनके इक्विवेलेंट वेट निकालो और एक बार वापस से अच्छे से देखना कैसे निकाला जाता है एसिड बेस सॉल्ट सबके लिए। और नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आगे से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और फिर एक और लेक्चर, एक दो लेक्चर और जिसमें कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।